Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu 23rd of October 2023. From today's paper, we'll be discussing about the Vienna Convention. देखिए हाल ही में इंडिया ने कनाडा की जो डिप्लोमेट है उसका नंबर जो है डिक्रीज कर दिया है जिसकी वजह से इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा है इवन फ्रॉम द यूएस एज वेल। तो वहीं से रिलेटेड है आपके पास वियना कन्वेंशन बिकॉज इंडिया ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है दैट वी आर करेक्ट एज पर द वियना कन्वेंशन। फिर हम पढ़ेंगे साइक्लोन स्टेज के बारे में। देन राइट टू मैरी एज अ फंडामेंटल राइट, we will be discussing the opinion on this as per the editorial. Then the carrying capacity of the earth, कि हमारी पृथ्वी का जो बोझ सहने की जो क्षमता है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। और फिर गगनयान मिशन। So beginning with the first topic, that is the Vienna Convention. Canada's actions are in violation of the Vienna Convention. Ensuring the safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. देखो उसका पहली ही लाइन में क्या बताया गया है कि जब कभी भी अगर आप वियना कन्वेंशन के बारे में बात करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइन आती है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द वियना कन्वेंशन, द सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है वो ये है कि आपके देश में कोई भी अगर डिप्लोमेट है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन। तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से 41 जो डिप्लोमेट थे उनको हमारे देश से बाहर कर दिया गया। तो इंडिया ने क्या बोला कि हमने ये जो एक्शन लिए गए हैं दे आर करेक्ट एज पर द आर्टिकल 11.1 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यानी यहाँ पे हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया, उनका कहना है कि हमारी एक्शन एकदम सही है एज पर द आर्टिकल 11.1 ऑफ द वियना कन्वेंशन। तो ये पूरी कहानी वियना कन्वेंशन पे, तो हम समझते हैं कि वियना कन्वेंशन है क्या। 1961 की बात है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी गई थी जिसमें 61 कंट्रीज से साइन किया गया, राइट। So you can pretty well remember now that Vienna Convention is an international treaty which was signed by 61 countries in 1961 on the diplomatic relations. It put forth a framework for diplomatic interactions between the independent nations and aimed to ensure the development of friendly relations among the nations. यानी कि यहाँ पे जो nations आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं वहां पे friendly development हो, इस तरह से वहां पे इंटरेक्शन की बात करी जाती है। एट प्रेजेंट आज की डेट में 193 कंट्रीज आर पार्टी टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द इंडिया। तो इसमें इंडिया भी इसका हिस्सा है। अब इसकी प्रोविजन से उसको समझते हैं। वियना कन्वेंशन जो है इसके अगर हम आर्टिकल 29 से लेके 36 की बात करते हैं तो यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। ओके, so here we can say that diplomats and their families are granted immunity from the jurisdiction of the host country's legal system for the official actions. मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कोई बाहर से बाहर की कंट्री का डिप्लोमेट यहाँ रहता है क्योंकि एम्बेसीज होती है हमारे यहाँ पे, फॉरेन एम्बेसी। तो वो जो एम्बेसीज के जो लोग हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, वो और उनके परिवार वालों को यहाँ पे इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द होस्ट कंट्री। कोई भी डिप्लोमेट अगर किसी कंट्री में जा रहा है तो वो कंट्री के लिए होस्ट कंट्री होगी, मेहमान कंट्री होगी, तो वो होस्ट कंट्री की ज्यूरिस्डिक्शन से इस डिप्लोमेट को और इसके परिवार को इम्यूनिटी जो है मिलती है, क्रिमिनल और सिविल मैटर दोनों में। यानी कोई भी आप उनके खिलाफ प्रोसिक्यूटेड नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। नाउ आर्टिकल 22 और 27, दैट इज इनवायलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस। कोई भी डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस जैसे कि एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड इनवायलेबल। दैट मीन्स they cannot be entered or searched by the host country authorities without the permission of the sending state. जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे ऐसे नहीं कि आप जाके छापा मार रहे हो या फिर कोई वो सर्वे कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यू कैन नॉट डू दैट। देन कम्स द नॉन इंटरफेरेंस, दैट इज आर्टिकल 41। जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। अब कोई भी डिप्लोमेट मेरी कंट्री में, मान लो कि अमेरिकन डिप्लोमेट यहाँ पे है,
आपके पास तालिबान के डिप्लोमेट अपने यहाँ पे है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट है, कोई भी बाहर का डिप्लोमेट अगर यहाँ पे है, तो वो हमारे कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसकी वजह से व्हाट एक्चुअली दिस प्रिंसिपल डज इज इट प्रमोट्स द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन यानी आर्टिकल 22 से 27, the host country is responsible for ensuring the security and protection of the diplomatic missions and their staff. It includes the safeguarding the physical premises and preventing any intrusion or damage. Now, termination of the diplomatic relations, that is Article 45 to 50. Outline procedures for the termination of the diplomatic relations between the states. It includes the orderly withdrawal of diplomatic personnel and the closure of the diplomatic mission. तो पूरी कहानी हमने देखी कि क्या क्या प्रोविजन थे इस पूरे वियना कन्वेंशन में। तो ये आर्टिकल 11.1 क्या है जिसके थ्रू इंडिया अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल मिशन है उसकी साइज के बारे में बात करी गई है। दैट इज, अगर मान लो मेरी कंट्री में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है एज पर अकॉर्डिंग एज टू द साइज ऑफ द मिशन, तो जो रिसीविंग स्टेट है, मान लो आई एम इंडिया, मेरी कंट्री इंडिया है और मैं एक रिसीविंग स्टेट हूँ, यानी मेरे यहाँ पे डिप्लोमेट्स आ रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं हुआ है मिशन को लेके कि कितने डिप्लोमेट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, तो जो रिसीविंग स्टेट है वो may require that the size of a mission be kept within the limits considered to be reasonable and normal. What they are saying that Vienna Convention का आर्टिकल 11.1 कहता है कि अगर कोई रिसीविंग कंट्री, ठीक है, उसके बीच में और बाहर वाली भी कंट्री उसके बीच में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है कि इसका साइज क्या होना चाहिए मिशन का, तो जो रिसीविंग कंट्री है वो अपने साइज को लिमिट कर सकता है रीजनेबल और नॉर्मल के अकॉर्डिंग। दिस इज इट। नाउ कमिंग टू द साइक्लोन स्टेज। साइक्लोन स्टेज जो है पहला पोस्ट मॉनसून साइक्लोन है। दिस इज योर इंडिया। मोस्टली आपके पास जो अरेबियन है या फिर सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है, ये दोनों जगह पे आपके पास साइक्लोन जो है इमर्ज होते हैं। तो साइक्लोन स्टेज जो है ओरिजिनेट हुआ है बे ऑफ बंगाल में, या लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बता देंगे कि व्हाट इज लो प्रेशर एरिया और किस तरह से साइक्लोन बनता है, क्योंकि इसका जो डिटेल वीडियो है साइक्लोन स्टेज का, वो सॉरी साइक्लोन फॉर्मेशन का, वो ऑलरेडी हम हमारी पहली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको उसका डिटेल देखना है तो आप हमारी पहली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन जनरल छोटे सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कोई भी अगर वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर इसमें हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, जो कि कंडीशन होती है समथिंग अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी हीट आप ऐसे इमेजिन करो, जब आप किसी पतीले में पानी को गर्म करते हो तो वो भाप की तरफ, वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ पानी उठता है। तो जब वो ऊपर की तरफ पानी इस तरह से उठा होता है तो सरफेस पे हल्का हो जाता है, वो वहां पे लो प्रेशर जनरेट, क्योंकि वो जगह खाली हो रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो ये पानी ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है हीटिंग की वजह से, तो यहाँ पे एक वॉइड हो गया, जगह खाली हो गई। तो जब जगह खाली हो गई तो आसपास की तरफ से क्या होगी, हवा यहाँ पे आएगी। तो यही होता है साइक्लोन में कि जब इंटेंस हीटिंग होती है तो सरफेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और इसके चारों तरफ एयर जो है इनवर्ड सर्कुलेशन करती है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड सर्कुलेशन बहुत तेजी से जो हवा चलती है उसी को साइक्लोन बोला जाता है। दैट इज नोन एज योर साइक्लोन, करेक्ट। So the cyclone stage originated as the low pressure area over the southeast Arabian Sea that eventually intensified into a depression trajectory, यानी कि path. It is currently moving the west north, that is the west what, अब डायरेक्शन को समझ लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वेस्ट नॉर्थ यानी इस तरफ वो चल रहा है, ठीक। So it might result into the heavy rain and storm wind causing the storm surges on the coastal side. तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, अभी अभी हमने देखा दैट इट इज अ रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर एरिया। आप इसको समझ गए हो ना। देखो आई एम सेइंग कि ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग हुई है। चलो ऐसे समझो, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जब कोई भी जगह पे इंटेंस हीटिंग होती है तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
तो पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा हीटिंग हुई, ठीक है, तो दिस इज हीटिंग, कंडीशन इज 27 डिग्री सेल्सियस फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। तो जब यहाँ पे हीटिंग होती है तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स है गर्म होते हैं, तो यहाँ पे भाप बनके ये जो एयर पार्टिकल्स है ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे तो यहाँ पे हल्का हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। तो जब लो प्रेशर जनरेट होगा इस एरिया में, तो आसपास तो भी कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया है, ठंडा है वो, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आने की कोशिश करें, बस यही साइक्लोन, दैट इज इनवर्ड, ये देखो एरो क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर सर्कुलेशन, कहाँ पे, अराउंड दिस लो प्रेशर एरिया। So in other words, it is a low pressure system that forms over the warm water. इंडिया के अंदर जो साइक्लोन है दैट इज इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, या तो बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी, जो कि प्री मानसून में होता है अप्रैल टू जून, और पोस्ट मानसून यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर। तो साइक्लोन 23 पोस्ट मानसून का पहला साइक्लोन है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड डिस्कशन दैट कोर्ट्स नो फंडामेंटल राइट टू मैरिज रॉन्ग, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। देखो सेम सेक्स मैरिज, इसके बारे में हमने कहीं की वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी सेम जेंडर के लोग आपस में मैरिज करते हैं, कपल इफ दे मैरी इन द सेम जेंडर, तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं या फिर जो आपस में सेम सेक्स में मैरिज करना चाहते हैं, उनका कहना ये है, उनकी पिटीशन ये थी कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, बट हम अभी भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीइंग अ गर्ल इफ आई मैरी टू अनदर गर्ल, तो ठीक है वो क्राइम नहीं है, बट हम लीगली रिकॉग्नाइज भी नहीं। यानी फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई स्पाउस, अगर मेरा किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं हो सकती या फिर हमारे बच्चों के नाम पे नहीं हो सकती। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो रजिस्ट्रेशन के साथ आते हैं। अवर मैरिज इज नॉट लीगली रजिस्टर्ड, तो वी वांट अवर मैरिज टू बी लीगली रजिस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें कहना था कि अवर काम, अवर वर्क वाज ओनली दैट कि इसको हमने बता दिया दैट इट इज लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, पर ये लीगली रिकॉग्नाइज है या नहीं ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय मेकिंग अ लॉ। तो यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू मैरी इस केस के अंदर भाई फंडामेंटल राइट है नहीं, तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा काम था कि बता दिया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हमने बता दिया, लेकिन ये लीगली इसको करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हम इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का काम। तो यहाँ पे कोर्ट्स नो फंडामेंटल राइट इज रॉन्ग। तो बेसिकली राइटर क्या कह रहा है कि जो कोर्ट है वो कहता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये गलत है। राइटर कह रहा है ये गलत है, तो राइटर अपना ओपिनियन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो राइटर के अकॉर्डिंग सुप्रियो चक्रवर्ती का जो केस था उसमें इन्होंने बोला देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरिज। ऑन दैट अकाउंट द कोर्ट डिसाइडेड दैट सेम सेक्स पर्सन्स कैन नॉट मैरी। तो बेसिकली जो सेम सेक्स के पर्सन हैं वो शादी नहीं कर सकते, और राइटर के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग डिसीजन है। So, however, to the credit of the court, it directed unanimously that same-sex couples have to be protected from any harassment. The court also passed directions to sensitize the authorities on this behalf and even directed the setting up of a committee to look into a number of issues. लेकिन to understand the Supreme Chakrabarti, हम थोड़ा सा इसको contextualize करते हैं. If we talk about section 377 of the Indian Penal Code, that was assigned in the Suresh Kumar Kaushal by Supreme Court in 2013, but ultimately upheld the Naz and Naftesh in 2018. So Section 377 जो है IPC का, a law made by the British that criminalized the sex between non-heterosexual couples was punishable with a 10-year imprisonment. ये वही कहानी रिपीट हो रही है कि IPC के अकॉर्डिंग सेक्शन 377 के अंदर अगर कोई सेम सेक्स मैरिज होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ से हटा दिया गया है कि अगर अब
सेम सेक्स मैरिज होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट अभी भी उनकी शादी जो है लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ये गलत है, इनको लीगली रिकॉग्नाइजेशन भी मिलना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, restoring the ecological health of Himalayas. Very important with respect to the environment paper, that is the climate change. If we talk about the Himalaya, देखो अभी जो फ्लड्स आए हैं सिक्किम में, आपके पास हिमाचल प्रदेश, बहुत ही बुरी कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ये जो हिमालयन रीजन है, क्या इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आई मीन लिमिट इसकी खत्म हो चुकी है। The environmental devastation caused in the Himalayan states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim has reinvigorated the debate on the carrying capacity of the region. जो केसेस हम रिसेंटली देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के फ्लड ले लीजिए, सिक्किम का फ्लड ले लीजिए, इससे इस पर फिर से डाउट आता है कि क्या इस रीजन की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन रिस्पॉन्स टू पेटिशन, देखो इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि एक रिटायर्ड आईपीएस सर्विस ने पेटिशन डाली, तो इस पेटिशन के रिस्पॉन्स में बोला गया दैट यूनियन गवर्नमेंट टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। तो अब ये कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है, अगर हम टेक्निकल टर्म से बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रीजन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम और एनवायरमेंट can sustainably support over a specific period, यानी वो पॉपुलेशन साइज जिसको आपका इकोसिस्टम या एनवायरमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड तक सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन या फिर हार्म इन द नेचुरल रिसोर्सेज। बट अभी तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है, तो इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी या फिर डाउट जो है वो बताया जा रहा है। इट इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज and preservation of natural ecosystem to ensure the long term sustainability. बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए सरकार के द्वारा, जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, द इंडियन हिमालयन क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट and the recent guidelines on the carrying capacity in the IHR circulated on January 30, 2020. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना है कि देयर आर मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि जो स्टेट्स है उनका कोई भी अभी प्रॉपर एक्शन प्लान जो है वो रेडी नहीं है कि किस तरह से हम इनको फुलफिल कर सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को ठीक कर सकते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक अबाउट द गगनयान मिशन, इट इज लाइक गगन, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट आकाश, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस, यानी ये कोई मिशन ऐसा नहीं है जो सन पे जा रहा है, मून पे जा रहा है, नो, दिस मिशन इज फॉर द स्पेस, इंडियन स्पेस, दैट इज इसरो का ये मिशन है गगनयान मिशन। इसमें आपके पास शेड्यूल्स क्या होंगे, 3 फ्लाइट विल बी सेट, हम ऑर्बिट के अंदर 3 फ्लाइट को भेजने वाले हैं, जिसमें से 2 अनमैन्ड होगा और 1 मैन्ड होगा, यानी उसमें ह्यूमन भेजेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये लो अर्थ ऑर्बिट, देखो जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, इट इज मोर टू ऑब्जर्व कि अर्थ का चीजें जो है वो क्या होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द हाई ऑर्बिट, तो वहां पे मोस्टली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो गगनयान जो मिशन है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज 300 टू 400 किलोमीटर, 5 से 7 दिनों तक हम इसको ये भेजने वाले हैं। पेलोड क्या होगा, एक तो यहाँ पे क्रू मॉडल होगा ऑब्वियसली जो कि ह्यूमन बींग्स को लेके जाएगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, एक सर्विस मॉड्यूल जिसमें 2 लीगल प्रोपोनेंट जो इंजन है वो भेजे जाएंगे, व्हीकल GSLV MK3 एंड LVM3 जो है इसका लॉन्च व्हीकल यहाँ पे होने वाला है। ट्रेनिंग जो है रशिया के वहाँ पे एक बार हुई थी पहले, या एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जहाँ पे बात करी गई थी कि जो ट्रेनिंग है वहाँ पे होगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, it will help in enhancement of science and technology levels in the country and help inspire the youth, right? Now, India's other upcoming projects जो कि गगनयान से के तरह ही है, एक आपके पास चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है जो कि sorry, it is likely to be, this is old, this is very old, and you can talk about the Shukrayaan mission which is इसी से related, right? So this is it for today. If you're liking our video, please to subscribe our channel IS Cafe. कॉफी पीते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए और आपका जो सिलेबस है वो इसी तरह से बहुत इजीली कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।